कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर और लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। स्टार्ट करें। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरिता, मेडिको गर्ल। मैं बात करूं अगर रीनल सिस्टम की, तो रीनल सिस्टम के बारे में आप लोगों को दो चार बातें तो सबको पता ही है ना। रीनल सिस्टम को हम क्या क्या बोलते हैं, ये सिस्टम है, इसलिए इस रीनल सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। यूरिनरी सिस्टम के साथ साथ हम इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो है हमारा ये तीनों की तीनों नाम क्या है, हमारा सेम होता है, ठीक है। अगर हम इसमें स्टडी की बात करते हैं, जिसमें हम इसमें मेनली दो चीज़ों की स्टडी करते हैं। एक तो हम स्टडी करते हैं हम इसमें किसकी, एक तो हम स्टडी करते हैं इसमें नेफ्रोलॉजी की, है ना। जल्दी से बच्चों को बुला लो ताकि जो है उनको बता दो क्लास शुरू हो गई है। इसमें हम नॉर्मली नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि भाई मैम हमें किडनी रीनल सिस्टम समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ आप समझा दो। तो उन बच्चों के लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी बच्चों को भी जिनको डाउट लगता है रीनल सिस्टम में, वो बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है जब भी हम नेफ्रॉन से रिलेटेड, चाहे उसकी एनाटमी है, चाहे उसकी फिजियोलॉजी है, चाहे उसकी पैथोलॉजी है, जब भी हम उसके डिजीज के मतलब स्टडी करते हैं उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। एंड यूरोलॉजी आपकी होती है जो भी आपके मेल और फीमेल जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल के जो भी आपका यूरिनरी सिस्टम होता है उसके बारे में स्टडी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूरोलॉजी। क्योंकि मेल के अंदर जो है आपका यूरिनरी सिस्टम प्लस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ हमारी किडनी की, यानी कि हमारी रीनल सिस्टम की, तो सबको पता है जो आपकी किडनी होती है वो कैसी होती है, आपकी बीन शेप्ड होती है। दो तीन बातें जो है शुरुआत में हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किया है ना। फिर हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, जैसे कि हम चलते हैं। सिर्फ बेसिक्स की बातें हैं जो हमें करनी है। यहाँ पे बीन शेप्ड ऑर्गन होती है, इसकी लेंथ विड्थ, और ये जो होती है लेंथ होती है इसकी विड्थ और ब्रेथ 11x6x3 सेंटीमीटर होती है। मेल में इसका जो वेट होता है लगभग 150 ग्राम का होता है। फीमेल में इसका जो वेट होता है लगभग 135 ग्राम का होता है। पोस्टीरियर साइड में होती है, यानी कि जो ये दोनों किडनी होंगी, ये आपकी एक किडनी है, ये आपकी दो किडनी है, ये आपकी T12 से लेके L3 तक होती है, ठीक है। T12, L1, L2, L3 जो इसकी लोकेशन होती है, ये आपकी T12 से लेके L3 तक की लोकेशन होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो आपके किडनी होती है वो आपकी राइट किडनी थोड़ी सी स्लाइटली लोअर होती है, क्योंकि राइट साइड में आपका क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किडनी के बारे में हैं। बाकी अगर मैं किडनी के पार्ट्स की बात करती हूँ, तो जैसे कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो है ना, जैसे कि बाकी के ऑर्गन है, तो हमारी किडनी के अंदर भी हमारा सेम चीज़ें होती हैं, यानी कि सेम पोर्शन होता है जिसको हम रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका रीनल जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल मेडुला, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। अब हमारी किडनी के ऊपर भी हमारा कुछ क्या होती हैं, कुछ और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिसको मैं बात करूँ तो एक तो आपकी रीनल कैप्सूल होगा, इसके ऊपर कैप्सूल होगा, फिर उसके ऊपर आपके फैट भी प्रेजेंट होता है, फैट के ऊपर आपका जो है पैरारीनल फेशिया भी प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर मसल्स होती हैं, और लास्ट में आपका क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी होती है। साइडों में क्या होता है, यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी होती है। तो ये आउटर पार्ट या आउटर पोर्शन होगा आपकी किडनी का, लेकिन जो इनर वाला पार्ट होता है, जिसको आप ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप बोलते हो रीनल मेडुला। क्या बोलते हो, रीनल मेडुला। और इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी यही स्ट्रक्चर होती है हमारी किडनी की, जो कि इनर मेडुला होती है। अब मेडुला की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो देखिए, जो हमारा मेडुलरी पोर्शन है, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सिर्फ मेडुलरी पोर्शन की, तो आपके इनर मेडुला के अंदर आपके क्या होते हैं, यहाँ पे मेडुला के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, ये पिरामिड्स होते हैं। अब ये जो पिरामिड्स होते हैं ये नंबर में कितने होते हैं, ये आपके नंबर में 6 से 12 होते हैं, ठीक है। अब इनके जो हमारे पिरामिड्स होते हैं, इन्हीं के अंदर आपके क्या मिलते हैं, इन्हीं के अंदर आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मिलती है ना। इन्हीं पिरामिड्स के अंदर जो आपका मेडुला वाला पार्ट है, इसी के अंदर आपका क्या मिलता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मिलती है, जिसको आप क्या बोलते हो, नेफ्रॉन बोलते हो, ठीक है। तो कुछ नेफ्रॉन तो आपके कॉर्टिकल होते हैं और कुछ आपके मेडुलरी होते हैं। तो जो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो ज़्यादातर कॉर्टेक्स में मिलेंगे, और जो आपके मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो आपके किस में मिलते हैं, मेडुला में मिलते हैं। ये बात आपको सबको पता है। अब ये जो आपके क्या होते हैं, रीनल पिरामिड्स होते हैं, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये ऊपर वाला पार्ट तो होता है बेस, ठीक है, जैसे हार्ट का होता है ना, सेम ऐसे ही ये वाला पार्ट होता है इसका एपेक्स का, क्या होता है, एपेक्स का। तो मैं ये बोल रही हूँ, यहाँ से आपके ये वाले जो पार्ट होता है, यहाँ से आपके रीनल पैपिला निकलते हैं, और यहाँ रीनल पैपिले जो होते हैं वो किस में इकट्ठे हो जाते हैं, वो आपके माइनर कैलेक्स में इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब क्या है, जो रीनल पैपिला है, इस रीनल पैपिला से
इस रीनल पैपिला से यहाँ से आपके क्या निकलते हैं, यहाँ से आपके माइनर कैलेक्स निकलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जितने भी आपके ये रीनल पैपिले हैं, यहाँ सबसे आपके क्या निकलते हैं, यहाँ सबसे आपके क्या निकलेंगे, रीनल क्या निकलते हैं, माइनर कैलेक्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, माइनर कैलेक्स, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। अब ये सारे के सारे जो ये कैलेक्स होते हैं, ये सारे के सारे मिलके क्या बना लेते हैं, मेजर कैलेक्स बना लेते हैं। मतलब जितने आपके रीनल पिरामिड्स हैं उतने ही आपके माइनर कैलेक्स भी हैं, ठीक है। गुड इवनिंग पुष्पा। जितने आपके ये रीनल कितने हैं, रीनल पिरामिड्स हैं, जो कि मैंने कितने बताए, 6 से 12 नंबर बताए, 6 से 12 नंबर होते हैं, उतने ही आपके ये क्या होते हैं, माइनर कैलेक्स होते हैं। ये माइनर कैलेक्स जैसे और भी माइनर कैलेक्स होंगे यहाँ पे, है ना, ये माइनर कैलेक्स हो गया, फिर यहाँ पे और माइनर कैलेक्स हो गया, यहाँ पे एक और माइनर कैलेक्स हो गया। तो आपके ये माइनर कैलेक्स जो है क्या बना लेंगे, एक मेजर, जो ये है एक मेजर कैलेक्स बना लेता है। और ये जो मेजर कैलेक्स है, ये जो मेजर कैलेक्स है आगे जाके क्या बना लेता है, यहाँ से आगे जाके आपका यूरेटर बनाता है, जो कि रीनल पेल्विस से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। अब मैं ये बहुत बात बोल रही हूँ, अपने जो रीनल, ये आपका जो रीनल मेडुला है, इस रीनल मेडुला के अंदर आपके नेफ्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाऊं, एक स्ट्रक्चर बताऊं कि कहाँ पे हमारे होते हैं, इसमें देखो, इसमें 2 टाइप के आपके क्या मिलते हैं, इसमें 2 टाइप के आपके मिलेंगे नेफ्रॉन, है ना। एक तो होते हैं आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब जो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे वो मोस्टली क्या होगा, उनका जो पार्ट होगा मोस्ट ज़्यादा, अभी मैं पूरा तो नहीं बता रही, यहाँ पे ज़्यादातर पार्ट जो होगा आपका कहाँ मिलेगा, ये आपका ज़्यादातर पार्ट मिलता है किसके अंदर, ये ज़्यादातर पार्ट मिलता है आपके कोर्टेक्स के अंदर। तो जो आपके जितने भी आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे, जय श्री कृष्णा बेटा, ओके सोनम बेटा, जय श्री कृष्णा महेंद्र, गुड इवनिंग बेटा। यहाँ पे जितने भी आपके ज़्यादातर जो नेफ्रॉन का जो ज़्यादातर पार्ट होगा, अगर वो किस में मिल रहा है, कोर्टेक्स में मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका है ना, अगर मैं दूसरी तरफ स्ट्रक्चर बनाऊं किसकी, अगर मैं दूसरी तरफ स्ट्रक्चर बनाऊं आपके मेडुलरी नेफ्रॉन की, इस मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर आपका जो आपका ये होगा, नेफ्रॉन होगा, उसका जो मोस्टली पार्ट होगा वो आपका कहाँ पे होगा, वो आपका ज्यादातर किस में होगा, 1 मिनट, ये आपका ज्यादातर किस में होगा, ये आपका मेडुलरी पार्ट में होगा। कहाँ पे होगा, ये आपका ज्यादातर मेडुलरी पार्ट में होगा, ठीक है। तो इसका जो कलेक्टिंग डक्ट होगा, इसका लूप ऑफ हेनले होगा, वो ज्यादातर किस में मिलेगा, वो मेडुलरी पार्ट में मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं आपकी किसकी, आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, और इसको हम बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये दोनों टाइप के जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और आपके मेडुलरी नेफ्रॉन आपके कहाँ पे मिलते हैं, आपकी किडनी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया। बाकी आपको फंक्शन सबको पता है, हमारी किडनी का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले मैं बताऊं, किडनी का मेन फंक्शन होता है यूरिन का फॉर्मेशन करवाना। सबको पता है कि जो हमारी किडनी होती है वो क्या करती है, यूरिन फॉर्मेशन करवाती है। और दूसरी अगर मैं बात करती हूँ, मेनली जो आपका फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, वो कौन करता है, वो भी आपकी किडनी करती है ना। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी हमारी बॉडी में कितने इलेक्ट्रोलाइट्स रहने चाहिए, कितना फ्लूइड रहना चाहिए, ये भी हमारी क्या करती है। यहाँ पे मैम CHO की क्लास है, हाँ बेटा पुष्पा CHO की क्लास है, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस है ना, एसिड बेस बैलेंस का जो लंग्स के साथ ये करता है, एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम भी हमारी किडनी करती है। एक हमारा हार्मोन होता है इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कि हमारी किडनी करती है। विटामिन D3 का सिंथेसाइजेशन जो हमारा करता है, वो भी हमारी किडनी करती है। थोड़ा बहुत मात्रा में थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन भी बनाती है। वैसे तो लीवर बनाता है, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट में हमारी क्या बनाती है, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन भी हमारी किडनी बनाती है। तो ये सारे के सारे फंक्शन, कुछ क्लोटिंग फैक्टर में भी हेल्प करती है हमारी किडनी, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, ये सारे के सारे काम हमारी किडनी के होते हैं। तो हमने ये जो चीज़ है सारी की सारी हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमारी अगर मैं कुछ चीज़ मिस कर रही हूँ तो यहाँ पे आप लोग भी हमारे जो है मेरा सहयोग दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई है। तो अभी तक हमने सिर्फ किडनी के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है किडनी पेयर में 2 होती हैं, ठीक है। एक राइट किडनी होती है और एक आपकी लेफ्ट, एक राइट किडनी होगी और एक आपकी लेफ्ट किडनी होती है, ठीक है। पोस्टीरियर साइड में होती है आपको, इसलिए इसको रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोला जाता है। बीन शेप्ड की हो गई, इसकी लेंथ वेट बता दी मैंने, इसका साइज बता दिया, ठीक है। नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी की स्टडी हम इसमें करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया, हमने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें। फिर हमने इसका देख लिया, कोर्टेक्स पार्ट होता है और आपका इसका मेडुलरी पार्ट होता है, ठीक है। और हमने ये देख लिया कि मेडुला में हमारी क्या चीज़ प्रेजेंट है। बाहर आपको सिर्फ ये याद रखना है, सबसे पहला रीनल कैप्सूल होता है। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, रीनल कैप्सूल होता है। रीनल कैप्सूल के बाद आपका जो मेन चीज़ आती है वो आपका क्या आता है, एडिपोज कैप्सूल।
जहाँ पे एडिपोज आता है वहाँ पे फैट आ जाता है। फिर उसके बाद आती है रीनल फेशिया जो कि मसल से मिलके बनती है। उसके बाद आपका पैरारीनल फैट आ जाता है, ठीक है, वो उसको इंजरी से बचाता है। और लास्ट में आपकी पेरिटोनियल कैविटी आ जाती है। तो ये जो है आपकी स्ट्रक्चर जो है ये बाहर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर हमने अंदर की स्ट्रक्चर की बात की, हमने अंदर की स्ट्रक्चर में हमने ये सारी चीजें देखी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेफ्रॉन बताओ कितने होते हैं, तो लगभग 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन हर एक किडनी में होते हैं, ठीक है। ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 to 1.3 मिलियन, यानी कि 10 से 12 लाख कम से कम क्या होते हैं? हर किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन ही हमारे किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जो सारा का सारा यहाँ पे काम करेगी। बाकी हम जो चीजें पढ़ेंगे वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या था? बेसिक था, ठीक है। चलिए आगे। गुड इवनिंग बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमने फिर ये भी बात कर ली कि हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, एक आपको कोर्टिकल नेफ्रॉन मिलेंगे और एक आपको कौन से मेडुलरी नेफ्रॉन मिलते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस की हमने बात कर ली है, क्या क्या फंक्शंस हमारी यहाँ पे किडनी यहाँ पे कर रही है, ठीक है। कितने टाइम से क्लास रोज होती है मैम? आज फर्स्ट दिन है। ओके पुष्पा बेटा, जो क्लास होती है एमएसएन की, ये आपकी डेली 6 बजे होती है, ठीक है। या तो कम्युनिटी की क्लास होती है हमारी यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हमारी किसकी क्लास होती है? एमएसएन की। जो मैं करवाती हूँ, मैं आपको एमएसएन करवा रही हूँ। मेरी प्रीवियस जो, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रीवियस क्लास देखना, बहुत सारी क्लासेस एमएसएन की हो चुकी है। ब्लड से रिलेटेड हो चुकी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हो चुकी है, मस्कुलोस्केलेटल हो चुका है, और हमारा जो है लास्ट हमने एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बात किया था। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रीनल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं ताकि हमारी एक बार एमएसएन क्लियर हो जाए, और एमएसएन क्लियर होने के बाद जो है हम फिर मिक्स टाइप के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी सीएचओ जो है वो हमारे विकास सर करवा रहे हैं। दी बेस्ट सीएचओ पढ़ाते, वो दी बेस्ट जो है वो कम्युनिटी पढ़ाते हैं। तो एक आप उनकी क्लास जो है, उनकी भी क्लास आपको मिल जाएगी अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और मेरी क्लास भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चले फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसके बाद ये जो है हमने सारी की सारी स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इमेज थोड़ी सी मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको जो है यहाँ पे इमेज यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए एक बार यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं बात करूँ, जो मैंने यहाँ पे नहीं बात की है, हमने किसकी बात की? हमने रीनल पिरामिड्स की बात कर ली, हमने रीनल पैपिला की बात कर ली, हमने रीनल कॉर्टेक्स की बात कर ली, रीनल मेडुला के बारे में बात करनी, और रीनल कॉलम के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। एक चीज रह गई है, एक आपका क्या होता है? फनल शेप का एक क्या होता है? रीनल पेल्विस होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये आपकी रीनल पेल्विस की स्ट्रक्चर है। ये वो स्ट्रक्चर है जहां से आपके माइनर, सबसे पहले ये वाले जो स्ट्रक्चर बता रखा है, ये माइनर कैलेक्स है। हर एक स्ट्रक्चर से आपके माइनर कैलेक्स यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से भी माइनर कैलेक्स है, यहाँ से भी माइनर कैलेक्स है, यहाँ से भी। अब ये माइनर कैलेक्स क्या बना रहे हैं? मेजर कैलेक्स बना रहे हैं, ठीक है। ये भी माइनर कैलेक्स है, ये भी माइनर कैलेक्स है, ये भी माइनर कैलेक्स है, और ये क्या बना रहा है? एक मेजर कैलेक्स बना रहा है। अब ये मेजर माइनर कैलेक्स इकट्ठे होके क्या होते हैं? आपके रीनल पेल्विस से एग्जिट होते हुए क्या बना देते हैं आगे जाके? यूरेटर। अब ये क्या बन गया यहाँ पे? ये बन गया आपका यूरेटर, ठीक है। और ये जो भी आपकी एक चीज होती है हाइलम और रीनल पेल्विस में ये डिफरेंशिएट होता है कि जो आपका हाइलम होता है, हाइलम से आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर करती है, ठीक है। एक आपकी रीनल आर्टरी जाएगी और एक आपकी रीनल वेन जाएगी। लेकिन जो आपका ये होता है, आपका रीनल पेल्विस होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका यूरेटर का एग्जिट पॉइंट होता है। ये डिफरेंस यहाँ पे आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज? यहाँ पे आई थिंक आपको जो है यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए हमारा जो है मेन जो है यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इमेज के साथ हम यहाँ पे देखते हैं, हमने सब कुछ जो है नॉर्मली यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आपकी जो किडनी है वहां पे रीनल सप्लाई, यानी कि जो आपकी सप्लाई होती है किसका? रीनल आर्टरी की जो सप्लाई होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीनल को कौन सी ब्लड या कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। तो रीनल का जो ब्लड सप्लाई करती है वो कौन सी आर्टरी होती है? ये होती है आपकी रीनल आर्टरी, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? रीनल आर्टरी। ये कौन सी है? आपकी रीनल आर्टरी। अब तक जो समझाया है वो समझ में आ गया है? तो एक बार प्लीज आप जो है कमेंट कर दो मेरे को, ताकि मुझे पता चल जाए यहाँ पे कि आपको जो है यहाँ पे चीजों का पता चल गया है ना। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से कि आपको यहाँ पे क्या चीज समझ में आई है। जल्दी से मुझे कमेंट कर दो एक बार कमेंट कर दो जल्दी से कि अभी तक जो हमने बात की है वो आपको समझ में आ गया या नहीं आया। जल्दी से कमेंट कर दो, मैं वेट कर रही हूँ। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, अभी तक किसी का कमेंट नहीं शो हो रहा है मेरे को।
चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि अभी तक किसी का कमेंट शो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ हमारी किसकी, रीनल ब्लड आर्टरी की या रीनल आर्टरी की, जिसकी जो ब्रांच होती है हमारी रीनल आर्टरी की, इसमें हमारी ब्रांच देखिए कैसे कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने क्या बोली, ये आपकी रीनल आर्टरी है। ये रीनल आर्टरी आपकी किस में जाएगी, आपकी किडनी के अंदर जाएगी, और ये रीनल आर्टरी आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ से ये क्या बना रही है, यहाँ से ये सेगमेंट बना रही है। ये क्या बना रही है, सेगमेंट बना रही है। ठीक है, और ये आर्टरी कहाँ से आई, ये आपकी एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांच है। ठीक है, ओके क्लियर है, चलो समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ नेफ्रॉन 1, हाँ कैपेसिटी नहीं बोल सकते उसको हम बोलते हैं जीएफआर, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब ये देखो, ये रीनल आर्टरी जैसे ही आपकी एंटर करती है किसके अंदर, आपकी किडनी के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सेगमेंटल आर्टरी में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सेगमेंटल आर्टरी में। अब ये जो सेगमेंटल आर्टरी है, ये सेगमेंटल आर्टरी हर एक लोब में जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चली गई, हर एक लोब है, क्योंकि एक पिरामिड ये है, एक पिरामिड ये है, ये सारे पिरामिड है। इन ये जो सेगमेंटल आर्टरी थी, जब ये लोब के अंदर एंटर करती हैं इन, तब ये बन जाती हैं कौन सी, इंटरलोबुलर आर्टरी। कौन सी बन जाती है, इंटरलोबुलर आर्टरी। ठीक है, इंटरलोबुलर आर्टरी। अब ये इंटरलोबुलर आर्टरी क्या हो गई है, चारों तरफ घिर गई है। किसके चारों तरफ घिर गई है, हमारे पिरामिड के चारों तरफ घिर गई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्क्यूएट आर्टरी। कौन सा आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी। और ये आर्क्यूएट आर्टरी लास्ट में क्या बना लेंगे, देखिए ये जो ब्रांच आपको दिख रही है ना, ये वाली जो ब्रांच, ये यहाँ से ये जो ब्रांच दिख रही है, ये लास्ट में इंटरलोबुलर आर्टरी बना के क्या बना लेंगी, आफरेंट आर्टरियोल। क्या बना लेंगे यहाँ से, आफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले इमेज क्लियर है। एक मिनट में दोबारा दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे जो इमेज है, ये सबसे पहले रीनल आर्टरी गई, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल में चेंज हुई है ना। दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, ताकि आपको जो है यहाँ से इजिली समझ में आ जाए। ब्लू कलर ले लेती हूँ ताकि वो स्पेसिफाई हो जाए। ठीक है, ये मोटी क्या है, आपकी रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी सेगमेंटल आर्टरी में। सेगमेंटल आर्टरी किस में चली गई, आपकी लोब में चली गई। अब ये कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई इंटरलोबुलर आर्टरी। ये फिर आगे जाके कहाँ चली गई, आर्क्यूएट आर्टरी में। अब ये जो है आपकी, ये जो घूमी यहाँ से आर्क्यूएट आर्टरी बना ली है। आर्क्यूएट आर्टरी के बाद जो ये ब्रांचेस बना रहा है, यहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेस बना रहा है, इसको हम इंटरलोबर आर्टरी बोलते हैं। और इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी आफरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। अब ये थी आपकी किसकी बात, ये थी आपकी ब्रांचेस की बात, कि कौन सी ब्रांचेस कहाँ पे है। अब देखो, ये जो आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम जब बनाएंगे, तो इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपकी क्या एंटर करती है, जो मैंने अभी बताई आपको, जो सेगमेंटल से आपकी इंटरलोबुलर, और इंटरलोबुलर आर्टरी के बाद जो आपकी वो ब्रांचेस निकल रही है, उसकी एक ब्रांच आपकी किसके अंदर आएगी, उसकी एक ब्रांच आपकी आएगी इसमें, जिसको हम बोलते हैं आफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी आफरेंट आर्टरियोल होती है वो डायमीटर ज्यादा होता है बजाय के ईफरेंट आर्टरियोल के। तो ये वाली जो आर्टरी है आपकी, जो यहाँ से बाहर जा रही है, उसको हम बोलते हैं ईफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ईफरेंट आर्टरियोल। और ये आपकी जो है एंटर कर रही है, इसको हम बोलते हैं आफरेंट आर्टरियोल। तो जो ये आपकी आफरेंट आर्टरियोल होती है, ये आफरेंट आर्टरियोल ईफरेंट आर्टरियोल से क्या होती है, डायमीटर में ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा डायमीटर में होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है। मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी कभी किसी गुफा में घुसे होगे, है ना, तो मान लो गुफा में घुसने वाला एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग एक साथ जा रहे हैं, लेकिन जो है निकलने का रास्ता अगर उस गुफा से कम होगा, तो क्या हो जाएगी, अंदर भीड़ हो जाएगी ना। सब एक दूसरे को धक्का मारेंगे, सब एक दूसरे को जो है पुश करेंगे, भाई मुझे निकलना है, मुझे निकलना है ना। ऐसी चीज होती है ना। वृंदावन में खासकर मैंने ये चीज देखी है कि एक ही एंट्री द्वार होता है, तो वहां पे जो है लोग बहुत ज्यादा अंदर जाते रहते, लेकिन निकलने का भी वही रास्ता है। तो वहां पे क्या हो जाती है, अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। ठीक है, बाकी बिहारी जी के मंदिर में। और वहां पे फिर क्या होता है, फिर ज्यादा लोगों को लगती है, चोट लगती है ना, भीड़ ज्यादा होने की वजह से। सेम ऐसे ही आफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर यहाँ से क्या होता है, ज्यादा होता है बजाय के ईफरेंट आर्टरियोल के। तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। उस प्रेशर जनरेट होने के बाद यहाँ पे ये जो इस आफरेंट जो भी ये ब्लड क्योंकि ये ब्लड सप्लाई है, इसमें ब्लड आया है, तो इस ब्लड में जो भी अमाउंट, जो भी चीज होगी, यहाँ से मोस्टली क्या हो जाती है, वो फिल्टर आउट हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ से फिल्टर आउट हो जाती है। और मोस्टली यहाँ से फिल्टर होता है, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, और क्या हो जाता है, जैसे कि आपका शुगर हो गया, ठीक है, जिसको आप जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, या फिर आपके जो है स्मॉल कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, कुछ आपके मॉलिक्यूल्स हो गए। लेकिन इस ब्लड में से कभी भी आपकी आरबीसी, कभी भी आपकी डब्ल्यूबीसी, और कभी भी आपकी प्लेटलेट्स जो सेल्स होती है ना, और प्रोटीन,
क्या है, प्रोटीन। ठीक है, ये कभी भी यहाँ से फिल्टर आउट नहीं होता। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि हमारी क्या 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 चीज़ें कैसी कैसी होती हैं। तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली हमारे किसकी, हमारे ब्रांचेस की, यानी कि हमारे रीनल की, ब्लड सप्लाई की। तो हमने उसकी एनाटॉमी पढ़ ली, ब्लड सप्लाई पढ़ ली, हम सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ चुके हैं। चलिए मैं आपको बता दूंगी वैसे तो कहाँ पे क्या चीज़ होती है। तो जो आपकी ये आपकी जो ग्लोमेरुलस, जो आपका ये ग्लोमेरुलस होता है, जिसके आगे जिसके बाद में हम बात करेंगे, और ये आपकी जो आफरेंट आर्ट्रियोल होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो ये आपकी आफरेंट आर्ट्रियोल है, इस आफरेंट आर्ट्रियोल पे, यहाँ पे इस आफरेंट आर्ट्रियोल के, इस जो आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल है, इस इफरेंट आर्ट्रियोल के यहाँ पे क्या होती है, आपकी जेजी सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पे क्या, कौन से सेल प्रेजेंट है, जेजी सेल प्रेजेंट है। ठीक है, जेजी सेल प्रेजेंट है। ये जेजी सेल्स क्या करती है, ये आपका रेनिन सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, रेनिन। जब भी रेनिन को लगता है कि ये जो आपका ब्लड वॉल्यूम आ रहा है यहाँ से, जैसे ही रेनिन या जैसे यहाँ से हाइपोवॉल्यूमिया होता है, या लगता है हमारे किडनी को कि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गई है, ठीक है, तो वॉल्यूम कम होते ही आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, रेनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। क्या सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, रेनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, हाँ बिल्कुल, रेनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। और ये जो रेनिन होता है, ये जाता है आपका किसके पास, ये जाता है आपका लीवर के पास। किसके पास जाएगा, लीवर के पास जाएगा। लीवर से क्या करता है ये रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जाता है किसके पास, फिर ये जाता है लंग्स के पास। ठीक है, किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। अब ये लंग्स क्या करेगा, लंग्स के पास एक होता है एंजाइम जिसको हम ACE बोलते हैं, और ये ACE क्या करता है, आपके एंजियो फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके एंजियो सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियो सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। और ये एंजियो सेकंड क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है, पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ये। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा क्या करेगा ये, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है कि ये क्या करेगा, ये आफरेंट को क्या कर देगा, यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। दूसरा ये क्या करता है, दूसरा ये जो DCT के ऊपर आपका एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर है, दूसरा वहाँ से क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को, जहाँ से एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, मैंने एंडोक्राइनोलॉजी में बताया था, जो आपका एल्डोस्टेरोन है वो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, तो वहाँ से ये रिलीज करवाएगा। और एल्डोस्टेरोन आपका सोडियम एंड वाटर की क्या करवा देगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, देखो एक होता है रीअब्जॉर्प्शन और एक होता है सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि जब भी आपके ब्लड से, जब भी आपके नेफ्रॉन से ब्लड में कोई चीज जा रही है, उसको हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। और जब भी आपके नेफ्रॉन से वापस ब्लड में जाती है, उसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊं, या फिर हम नेफ्रॉन की एक स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं, बार बार स्ट्रक्चर बनाने में भी टाइम लगता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, हमारे थोड़ा सा स्लो चल रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखो बात करूँ किसकी, हमारे नेफ्रॉन की, जिसको सबको पता है कि सबसे पहला तो हमारा क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर हमारी जो आफरेंट आर्ट्रियोल होती है, जैसे कि मान लो ये आफरेंट आर्ट्रियोल गई, आगे जाके ये अपनी क्या बना लेती है, आगे जाके ये अपनी कैपिलरीज बना लेती है, और ये कैपिलरी का क्या बन जाता है, यहाँ पे गुच्छा बन जाता है। तो ये जो गुच्छा बनता है कैपिलरीज का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वेलिटी ट्यूब्यूल होती है, उसके बाद आपका लूप ऑफ हेनले होता है, एक तो होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक होता है आपका डिस्टल कॉन्वेलिटी ट्यूब्यूल जिसको आप DCT बोलते हो, और एक होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूं कि जो आपका डिस्टल कॉन्वेलिटी ट्यूब्यूल है, मतलब यहाँ पे डिस्टल कॉन्वेलिटी ट्यूब्यूल के ऊपर और आपके कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं। कुछ रिसेप्टर तो आपके ADH के होते हैं, और कुछ रिसेप्टर आपके एल्डोस्टेरोन के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, एल्डोस्टेरोन के होते हैं। तो जैसे ही यहाँ से एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट होता है, समझ में आ रहा है, जैसे ही यहाँ से एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट होता है, तो ये क्या करता है, किडनी के अंदर, है ना, किडनी के अंदर जो आपका क्या प्रेजेंट है, जो आपका सोडियम एंड वाटर प्रेजेंट है, उसको वो किस में डाल देगा, उसको वो ब्लड में डाल देता है। इसको बोलते हैं हम क्या करना, इसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या
बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपकी कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ब्लड वेसल्स है और आपके नेफ्रॉन से अगर कोई चीज वापस से आपके ब्लड में जा रही है, इसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। तो एक नेफ्रॉन के जो होते हैं 3 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं नेफ्रॉन के? एक तो फिल्ट्रेशन करवाना, एक यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन करवाना यानी कि एब्जॉर्प्शन करवाना, और तीसरी चीज होती है यहाँ पे सिक्रीशन करवाना, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, ये सारी की सारी, अच्छा शायद क्लियर नहीं है यहाँ पे इमेज, देखिए अब शायद यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली है, हमारा ग्लोमेरुलस है, पीसीटी डीसीटी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 चीजें क्लियर की है। एक चीज तो मैंने ये क्लियर की है कि क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन और क्या होता है आपका सिक्रीशन। तो रीएब्जॉर्प्शन क्या है? रीएब्जॉर्प्शन है आपका नेफ्रॉन से, आपके कलेक्टिंग डक्ट से, आपके जो भी आपकी जो भी आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से कोई भी चीज अगर ब्लड में जाएगी उसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और आपके नेफ्रॉन यहाँ से ब्लड से नेफ्रॉन में जाएगी तो उसको हम बोलते हैं सिक्रीशन, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये जो है इमेज यहाँ पे क्लियर हो गई है तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे। देखिए क्या क्वेश्चन था हमारा। 2 चीजें होती हैं, या तो मैं इसको फटफट जो है आंसर बता दूं आप लोगों को, नहीं तो आपको जो कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो उसके लिए तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। और पेशेंस रखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये है रीनल सिस्टम। अगर आपको किडनी की अच्छे से एनाटॉमी अगर आती है तो आपको हर डिजीज समझ में आएगी, चाहे वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, चाहे वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है ना, वो चाहे वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, चाहे कोई भी डिजीज है, वो आपको तब समझ में आएगी बेटा जब आप इसकी एनाटॉमी पूरी पढ़ लोगे। इसीलिए हमेशा जब भी मैं कोई सिस्टम स्टार्ट करवाती हूँ, रीनल सिस्टम जो भी सिस्टम स्टार्ट करवाती हूँ, तो मैं उसको थोड़ा सा बेसिक इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको सारी की सारी डिजीज जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए प्लीज भागो मत, थोड़ा सा पेशेंसली क्लास को लो, सारी चीजें समझ में आएगी। तो मैंने यहाँ पे ये बताया है कि आपका एल्डोस्टेरोन जो होता है वो कैसे आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो किडनी का फंक्शन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में कैसे हेल्पफुल हुआ? एक तो रास सिस्टम से हेल्पफुल हुआ, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपको आता है, उसको स्किप करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो कि मैम इसको स्किप कर दो, है ना, तो हम स्किप कर देंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। दूसरा दूसरा हमने जो बीपी को मेंटेन करने का जो तरीका देखा, एल्डोस्टेरोन का देखा। देखो जब भी आपके ब्लड में सोडियम अगर है तो आपके सोडियम के साथ साथ वाटर भी वहां पे रुकेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, वहां पे ऑस्मोटिक है, और वहां पे अगर है तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। इसलिए हम लो बीपी वाले को क्या बोलते हैं? नमक खाया करो। नमक खाओगे तो प्यास लगेगी तो पानी पियोगे, है ना। तीसरी जो चीज है एक होती है आपकी एएनपी, है ना। क्या होता है? एक आपका एएनपी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आपका एएनपी होता है ये आपका क्या होता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। क्या होता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। अब एक पेप्टाइड हार्मोन है और एट्रियम से निकलता है। कहाँ से निकलता है? आपके एट्रिया से निकलता है। और ये जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है ना, जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तब भी ये एएनपी रिलीज हो जाएगा, और ये क्या करवाएगा? ये आपके सोडियम की एक्सक्रीशन करवाता है। क्या करवाता है? बॉडी से सोडियम को बाहर निकालना शुरू कर देता है। कौन? आपका एएनपी। तो इन 3 तरीकों से आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या होता है? मेंटेन होता है, ठीक है। सोनम बेटा थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपको देखो 2 इमेज हैं आपकी, जिसके अंदर आपके 2 टाइप के नेफ्रॉन हैं, जिसको मैंने क्या बोला? एक तो मैंने बोला कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक मैंने बोला जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। देखिए ये आपका इतना पार्ट कोर्टेक्स का है और ये आपका इतना पार्ट मेडुला का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है जो आपका जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है, उसका जो लूप ऑफ हेनले है ना, उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है ये इतना लंबा है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है। और यही आपका जो है ये वाला जो नेफ्रॉन है जक्स्टामेडुलरी, यही आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करता है। क्या करता है? यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि उसमें माल मसाला ज़्यादा है, और जो आपका डाइल्यूट यूरिन होता है वो उसका मतलब होता है कि जो यूरिन है वो पतला है, यानी कि वहाँ पे माल मसाला इतना कम ज़्यादा नहीं है। एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है ज़्यादातर कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है, इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में है। तो इसका पीसीटी लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है ये शॉर्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों इमेज में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका शॉर्ट लूप ऑफ हेनले क्या है और आपका जो है यहाँ पे लॉन्ग लूप ऑफ हेनले किसका होता है, ठीक है। को लोक, ओके, अगेन बी को लोक, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज देख ली है, लेकिन हमने आंसर भी यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब देखो
एक थोड़ा-सा डिफरेंस है किसके बारे में, थोड़ा-सा डिफरेंस है जक्स्टा मेडुलरी के बारे में और आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट देखो, एक तो है आपकी लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, कि जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है उसका शॉर्ट लूप होता है, लेकिन इसका जक्स्टा मेडुलरी का वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि यूरिन का रोल, मतलब रोल इन यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे इसका माइनर रोल होता है मेडुला इसका कॉर्टिकल का, लेकिन इसका मेजर रोल होता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो है आपकी जो है आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं मैं आपको बताऊंगी, जो आपकी इफरेंट आर्टरियोल होती है वो डिवाइड होती है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन को, यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज करती हैं, और इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से आपका इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन भी रिलीज होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेन फंक्शन जो है इसका फिल्ट्रेशन का और रीअब्जॉर्प्शन का है, और इसका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इसका जो एक्सटेंशन है लूप का, ये सिर्फ मेडुला में रहता है, एंटर ओनली आउटर मेडुला, और इसका जो है डीप इनटू द इनर मेडुला। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन का और आपके जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या चीज है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो कौन सी होती हैं, और आपकी जो वासा रेक्टा होती है वो कौन सी होती है, क्योंकि ये भी आपके जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमेज में मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपके जो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपको इस इमेज को एक बार देख लो, आपको जो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार अपनी इमेज बना देती हूँ जिससे आपको जो है और ज़्यादा इजी समझ में आ जाए। देखिए, जो हमने यहाँ पे बात की थी किसकी, इफरेंट आर्टरियोल की, है ना। हमने किसकी बात की थी यहाँ पे? इफरेंट आर्टरियोल की हमने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। यहाँ पे इफरेंट आर्टरियोल की हमने बात की थी। तो इस इफरेंट आर्टरियोल को हम यहाँ पे, जब भी ये इफरेंट आर्टरियोल यहाँ से निकलती है तो ये क्या बना लेती है, ये इफरेंट आर्टरियोल अपनी ब्रांचेस बना लेती है, ठीक है। ये इफरेंट आर्टरियोल क्या बना लेती हैं? अपनी ब्रांचेस बना लेती हैं। तो ये जो आपकी ब्रांचेस बनती हैं इफरेंट आर्टरियोल की, इसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और इन्हीं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से हमारा कौन सा हार्मोन निकालती है किडनी? ईपीओ, यानी कि इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन। और यही इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन आपकी आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्पफुल करता है, ठीक है। तो जो आपकी रेड ब्लड सेल्स बनाती है वो कौन बनाती है? आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएंगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वहां पे आपको पता होना चाहिए। वासा रेक्टा क्या होती है? वासा रेक्टा आपकी जो है रीनल आर्टरी जो है, यही जो आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, जब ये पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती है, उसके बाद यही किस में चेंज हो जाती है? यही आपकी वासा रेक्टा में चेंज हो जाती है, ठीक है। किस में चेंज हो जाती है? वासा रेक्टा में चेंज हो जाती है। तो यानी कि वासा रेक्टा है आपकी क्या करेगी? वासा रेक्टा आपका इम्प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड लेके जाएगी, लेकिन जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है ये आपकी पूरी की पूरी आर्टरी को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है, किडनी को पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज दिख रही है आपको, जो भी आपको ये आर्टरी यानी कि जो रेड कलर की, जितनी भी आपको रेड कलर की जो भी चीज दिखाई दे रही है वो आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, और जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? वासा रेक्टा की कैपिलरीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कॉर्टिकल नेफ्रॉन को सप्लाई करती है, और आपकी वासा रेक्टा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को क्या करती है? यहाँ पे सप्लाई करती है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। इमेज के साथ हमने यहाँ पे बात कर ली है कि जो आपकी क्या होती है, जो आपकी ये बोमेन स्पेस होता है, ठीक है। ये जो आपका बोमेन स्पेस होता है ना, इस बोमेन स्पेस के अंदर जो आपकी आर्टरी एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पे इमेज बना लेती हूँ मैं। यहाँ पे जो आर्टरी एंटर करेगी, ये जो आर्टरी एंटर करेगी, और जब ये आगे जाके क्या बना लेते हैं? ये अपने बना लेते हैं, क्या चीज बना लेंगे? अपना ग्लोमेरुलस बना लेगा। तो इस ग्लोमेरुलस, इस आपकी जो आर्टरी है ना, इस आर्टरी को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, है ना, इस आर्टरी को अगर मैं कहाँ बनाऊं, अगर इस आर्टरी को मैं यहाँ पे बनाऊं, ये जो आर्टरी है आपकी, इस आर्टरी के अंदर आपकी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस आर्टरी के अंदर यहाँ पे देखो कुछ एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती हैं? कुछ एंडोथीलियल सेल्स। और इन एंडोथीलियल सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जिनको हम बोलते हैं फेनिस्ट्रा। क्या बोलते हैं हम इनको? फेनिस्ट्रा। और जिस तरीके से ये अरेंजमेंट किया गया है ना इन फेनिस्ट्रा का, मैं किसके बारे में बता रही हूँ? ये चीज ध्यान रखना, जो ये आपके अफरेंट आर्टरियोल है, ये जब एंटर किया, इसने क्या बनाया? यहाँ पे इसने ग्लोमेरुलस बना लिया। इस ग्लोमेरुलस को मैंने सीधा कर दिया, और सीधा करके मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या है? ये आपकी एंडोथीलियल सेल्स है, और इन एंडोथीलियल सेल्स के बीच में क्या है? कुछ स्पेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? फेनिस्ट्रा बोलते हैं।
और ये जो फेनिस्ट्रा होता है ये आपका 0.07 से लेके 0.1 माइक्रोन का होता है। ठीक है, तो इस फेनिस्ट्रा से सिर्फ और सिर्फ ये कैसा होता है, ये आपका नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो आपका स्पेस है, ये जो आपका फेनिस्ट्रा है, इसमें से केवल छोटे छोटे जो है जैसे कि पानी चला गया या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल जो इससे भी छोटे होंगे वही फिल्टर हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो जो ये आपकी जो ये आपका जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, इस बोमेंस कैप्सूल का जो ये बाहर की लेयर होती है इसको हम बोलते हैं पेराइटल लेयर। क्या बोलते हैं? पेराइटल लेयर। और जो ये अंदर वाली लेयर है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। क्या बोलते हैं? विसरल लेयर। तो ये जो आपकी विसरल लेयर है, इस विसरल लेयर के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे पोडोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पे हमारे कुछ पोडोसाइट सेल्स होते हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज के होते हैं। ठीक है, ये भी नेगेटिव चार्ज के होते हैं, लेकिन इनके बीच में जो स्पेस है, इनके यहाँ पे जो स्पेस है, इन स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फिल्टरिंग स्लिट्स। क्या बोलते हैं हम इनको? फिल्टरिंग स्लिट्स। और ये फिल्टरिंग स्लिट्स जो होते हैं, इनका जो साइज होता है ये 0.006 से लेके 0.007 माइक्रोन का होता है, यानी कि 10⁻⁻⁶ इनका माइक्रोमीटर का क्या होता है? स्पेस होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी इस ब्लड के अंदर, ठीक है, जैसे ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर आपकी आरबीसी भी प्रेजेंट है, इस ब्लड के अंदर आपकी डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट है, इस ब्लड के अंदर आपका प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो ये कभी भी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये यहाँ से कभी भी ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ये कभी भी इधर नहीं जाती है ना, फिल्टर नहीं होती। सिर्फ फिल्टर कौन होगा? सिर्फ फिल्टर आपका अमाइनो एसिड्स हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, कुछ छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, वही आपके क्या होते हैं यहाँ पे फिल्टर आउट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से क्या होती है? ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि हमारी फिल्टरिंग मेम्ब्रेन होती है। तो आपकी जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें आपकी कौन कौन सी लेयर आ गई? देखो, उसमें आपकी अगर मैं 3 लेयर बनाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले तो आपकी ये कौन सी लेयर है? सबसे पहले तो आपकी ये एंडोथेलियल लेयर है, जो आपकी किस में प्रेजेंट है? आफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर प्रेजेंट है। फिर आपकी नीचे, इसके नीचे आपकी दूसरी मेम्ब्रेन शुरू हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता है। ठीक है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता, ये सिर्फ परमेबिलिटी का यहाँ पे काम करता है। ठीक है, और सबसे जो नीचे वाली लेयर है, ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है जिसको मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है, ये वाली नीचे वाली लेयर है, इस वाली लेयर के यहाँ पे क्या होते हैं? आपके कुछ पोडोसाइट सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ पोडोसाइट सेल्स होते हैं, और इनके बीच में भी स्पेस है, ये भी आपकी नेगेटिव चार्ज होती है और ये भी आपकी नेगेटिव चार्ज होती है। इसीलिए ब्लड में कुछ भी चीजें होंगी जो हैवियर होंगी वो कभी भी, और ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे ये यहाँ से बनाऊं, ये स्पेस बनाऊं, तो ये वाला जो आपको स्पेस यहाँ से दिख रहा है, ये आपका स्पेस होता है बोमेंस का। किसका होता है? ये वाला जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस है, ये है आपका बोमेन स्पेस। ठीक है, सॉरी, बोमेन स्पेस ये वाला है, लेकिन जो ये फिल्टरिंग स्लिट्स होती हैं ये कहाँ पे है? इसके इधर है। समझ में आ गया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? तो कभी भी कोई भी डिजीज हम आगे पढ़ेंगे ना, वो हम इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैम आपको इतना सब याद रहता है? हम लोग नहीं भूलोगे बेटा, ये सिर्फ याद करने की चीज नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे ये सारी चीजें देख ली हैं। मैं एक चीज समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि फिल्ट्रेशन कैसे होती है। अब देखो, मैंने आपको बोला कि ये तो आपकी क्या है? ये आपकी आफरेंट आर्ट्रियोल है और ये आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल है। ठीक है, तो इफरेंट आर्ट्रियोल आपकी क्या होती है? नैरो होती है। तो यहाँ से ब्लड ज्यादा आ रहा है, रीनल फ्लो ज्यादा है, तो रीनल फ्लो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और यहाँ रीनल फ्लो ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे है ना, यहाँ पे रीनल फ्लो ज्यादा होने की वजह से यहाँ का अंदर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो भी ज्यादा होता है। माइनस में यहाँ पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी है ना। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है वाटर की वजह से, और हमेशा कहाँ पे लगाएगा? बाहर की तरफ लगाएगा। जहाँ पे भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो क्या करेगा? वहां से फ्लूइड को बाहर की तरफ मूव करवाने का काम करेगा। लेकिन अगर वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है या ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा है तो वहां पे हमेशा फ्लूइड अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस वाले एरिया में जो ये आपका आफरेंट आर्ट्रियोल है, इस आफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर तो होता ही नहीं है, यहाँ पे आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, लेकिन ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज होती है? देखिए,
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ का आफ्रेंट आपके ग्लोमेरुलस का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो लगभग कितना होता है, ये लगभग होता है 60। कितना होता है 60, और ये होता है आपका लगभग 38। और यहाँ का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये होता है लगभग 16 mm ऑफ Hg। तो जब हम इसका नेट प्रेशर निकालते हैं, है ना, जिसको आप नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हो, क्या बोलते हो, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आप जब बोलते हो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा, तो ये आपका 60 माइनस 32 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा 32, तो माइनस 32 प्लस 16, ठीक है, तो ये आपका नेट जो प्रेशर होगा वो लगभग 10 mm ऑफ Hg होगा। तो जब ये नेट प्रेशर होता है 10 mm ऑफ Hg का, तब जाके आपका क्या होता है, यहाँ में मतलब इस ब्लड में जो भी चीज़ है वो यहाँ से आके कहाँ फिल्टर आउट हो जाती है, आपके बोमेंस कैप्सूल में या आपके बोमेंस स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ आके बोमेंस कैप्सूल में आके यहाँ से चीज़ें क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। और मोस्टली आपका फिल्टर कौन कौन होता है, जैसे कि मैंने बोला वाटर फिल्टर होगा, आपका अमाइनो एसिड फिल्टर होगा, आपका ग्लूकोज जो है वो फिल्टर होगा, और आपका जैसे कि थोड़ा बहुत यूरिया क्रेटिनिन वगैरह होता है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिल्टर हो जाती है। मैक्सिमम जो फिल्ट्रेशन होनी होती है वो आपके किस में हो जाती है, आपके जो है ये आपकी जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, इसमें से ये जो है फिल्टर हो जाती है। और जो फिल्टर होके यहाँ पे जो बचता है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है फ्लूइड, है ना, वो जो है फ्लूइड बच जाता है। समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए, जो भी चीज़ फिल्टर होनी होती है, यहाँ के प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या हो जाता है, वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें फिल्टर होती है, पानी 96% वाटर, आपका अमाइनो एसिड्स, कुछ ग्लूकोज और कुछ यूरिया और यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ठीक है। लेकिन आपकी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ से फिल्टर नहीं होंगी, और ना ही यहाँ से आपका प्रोटीन फिल्टर होता है, क्योंकि प्रोटीन भी आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ध्यान रखना, प्रोटीन भी नेगेटिव चार्ज होगा। जो इसके अंदर ये प्रोटीन पड़ा है एल्ब्यूमिन, है ना, मोस्टली कौन सा है ये, एल्ब्यूमिन। तो ये एल्ब्यूमिन भी क्या होता है, ये एल्ब्यूमिन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, एल्ब्यूमिन नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो ये मेम्ब्रेन है ये भी आपकी नेगेटिव चार्ज है, और ये जो आपका एल्ब्यूमिन है ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जब आपस में पास आएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होते, वो रिपेल होते हैं, इसीलिए इसमें से कोई भी चीज़ जो है आपकी पास नहीं आएगी। तो जो भी आपका यूरिन, जब भी आप यूरिन पास करते हो तो उस यूरिन के अंदर आपके नॉर्मल, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की यूरिन की, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पे बात करती हूँ, तो आपके जो यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पेल होती है, पेल येलो होती है, बिल्कुल साफ क्लियर फ्लूइड होता है आपका जो आपका यूरिन है ना। यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.003 से लेके 1.03030 होती है, क्योंकि हर एक फ्लूइड की अपनी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और अगर मैं यूरिन की बात करूँ तो पर डे आप 1.2 लीटर लगभग जो है अराउंड में 1.2 लीटर पर डे जो है हम यूरिन पास करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसकी कंपोजिशन मैंने बता दिया आपको, वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, 96% जो होता है आपके यूरिन में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। अब अगर नॉर्मल यूरिन की हम बात करें तो अगर यूरिन में कोई शुगर नहीं होती, अगर यूरिन में शुगर आ रही है तो इसका मतलब जो है पेशेंट कैसा है, डायबिटिक पेशेंट है। अगर यूरिन में कीटोन आ रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट कैसा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का यानी कि डीके का पेशेंट है। अगर यूरिन के अंदर आपका क्या आ रहा है, अगर यूरिन में अगर आपकी कीटोन बॉडी के साथ साथ अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बढ़ गई है, तो वहां पे जब भी आपके यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब वहां पे किसका पेशेंट है, वो वहां पे डीआई का पेशेंट है, ठीक है, डायबिटिक जो है इंसिपिडस का पेशेंट है वहां पे। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे के सारे आपके नॉर्मल यूरिन के हैं। और यूरिन में आपके नॉर्मली प्रोटीन भी पास नहीं हो रहा है, तो जब भी अगर आपके किसी पेशेंट के अंदर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब पेशेंट को या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या फिर नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, जिसके लिए हम डीप स्टिक टेस्ट करते हैं उस यूरिन में देखने के लिए प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। नॉर्मली आपकी डेली लाइफ में आपका लेस देन 150 mg/dl जो है आपका जो है कम होता है यूरिन में प्रोटीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉर्मल यूरिन के रिगार्डिंग है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी नॉर्मल यूरिन के ऊपर, और इसमें हमने ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है। बच्चे जो हैं भाग रहे हैं क्योंकि बस की नहीं है ना उनकी सुनना, डीप स्टडी करना, है ना, घबरा जाते हैं। चलिए, अगर हम किसकी बात करते हैं, GFR की बात करते हैं। अभी तक कुछ मुश्किल लग रहा है अभी तक जो मैंने समझाया, चलो बताओ, एक बार बताओ। चलिए, हाँ, चलिए अब देखो GFR की अगर मैं बात करती हूँ, जो कि आप बोल रहे हो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपका जो
आपकी जो किडनी है इतना जो है ml फिल्टर करती है। अब देखो हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होता है ना, कार्डियक आउटपुट जो है हमारा लगभग कितना है, 5 लीटर है, ठीक है। और इस 5 लीटर का 20% आपकी किडनी क्या करती है, मतलब 20% जो है कार्डियक आउटपुट का, ये आपका रीनल या आर्टरी या रीनल का जो है आपका ब्लड फ्लो है, ठीक है। जो रीनल आर्टरी है, जो इसका ब्लड फ्लो है, इतना परसेंट आपको जो है जो रीनल आर्टरी लेके जा रही है वो 20% लेके जा रही है, ठीक है। अब देखो इस 5 लीटर का अगर मैं 20% की बात करूं, किसका, आपके 5 लीटर का 20% की बात करूं, 5000 ml हो गया, तो यहाँ से 2 जीरो कट गई, यहाँ से 2 घट गया, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया आपका, कितना हो गया, 5000 लीटर था ना, तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से गया और यहाँ से गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग आपका हो जाएगा 1000 ml, कितना हो जाएगा 1000 ml, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कितना है, 5 लीटर है, 20% यानी कि 5 लीटर का 20% है ना। यहाँ पे आप जब निकालोगे 20/100 इंटू 5000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5000 निकाला, तो ये 1000 लीटर है। अब ये देखो इस 1000 ml के अंदर आप कितना निकालोगे, 60%, इसका 60% इसमें क्या है, इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है। कैसे निकाला मैंने ये 60%, क्योंकि जो भी आपका टोटल अमाउंट होता है ब्लड का, मान लो मैंने ये 20% निकाल लिया, मैंने बोला कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, उसका 20% रीनल आर्टरी लेके जाती है, और उस रीनल आर्टरी में है ना, अब ये जो आपका 20% है, ये जो आपका फ्लूइड है रीनल आर्टरी में जो लेके जा रही है, इसका इस 20% का, ठीक है, ये जो 20% जा रहा है, इसमें आपके इस 20% में कितना निकाला हमने, ये निकाल लिया हमने 1000 ml, ठीक है। कितना निकाल लिया, 1000 ml। अब इस 1000 ml में से भी आपका 60, इसमें से अगर मैं पूरे की बात करूं तो इसमें 60% तो आपका प्लाज्मा है, ठीक है। कितना है, 60% आपका प्लाज्मा है, और आपका 40% इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। तो इस 40% में से आरबी डब्ल्यूबीसी छोड़ दो, इस 60% प्लाज्मा का 20% निकालोगे, अगर 20% निकालोगे, जो कि एक्चुअल में आपका क्या होता है, फिल्टर होता है, तो आपका कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 125 ml पर मिनट। कितना निकल जाएगा, 125 ml पर मिनट, जो कि एक्चुअल आपका क्या होता है, जीएफआर रेट होता है। क्या होता है, जीएफआर रेट होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में इतना जीएफआर निकालती है आपकी किडनी, और इस जीएफआर में से भी 1%, सिर्फ 1% ही आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस टोटल जीएफआर से, यानी कि किडनी हर मिनट में, किडनी के हर नेफ्रॉन में से 125 ml पर मिनट क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, और उस फिल्टर होने में से उस 125 ml के फिल्टर होने के बाद भी उसमें से 1% ही आपका यूरिन बन पाता है, यूरिन का फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज देख ली, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये है आपकी आफ्रेंट आर्ट्रियोल, और नीचे क्या होता है आपका बेसमेंट, आपका क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल, है ना। तो बोमेंस कैप्सूल जो होगा यहाँ पे जो बोमेंस कैप्सूल होगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूँ, तो हमने अभी अभी यहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि जो आपका ये आफ्रेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पे हमने क्या देखी थी, यहाँ पे हमने एंडोथीलियल सेल्स देखी थी, और ये एंडोथीलियल सेल्स क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, जिनके अंदर हमने जो है फेनिस्ट्रेशन की बात की थी। जो ये अरेंजमेंट है फेनिस्ट्रा, जिसका जो पोर का साइज जो होता है वो होता है आपका 0.07 से लेके 1 माइक्रोन का। और मैंने दूसरी तरफ ये बताया है कि यहाँ पे आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी पोडोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, पोडोसाइट सेल्स होती हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन हमारे से ये बोल रहा है, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है कि कौन सी स्ट्रक्चर प्रिवेंट करती है फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो ब्लड आएगा, ठीक है, हमारा जो ब्लड आएगा, इस ब्लड में आपकी आरबीसी भी है, इस ब्लड में आपकी डब्ल्यूबीसी भी है, और इस ब्लड में आपकी प्लेटलेट्स भी होती हैं, और इसके साथ साथ आपका प्रोटीन भी होता है। अब ये जो प्रोटीन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। और मैंने अभी भी बताया था एल्ब्यूमिन भी कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, और ये जो लेयर होती है ये भी आपकी नेगेटिव चार्ज की होती है, ठीक है। और ये वाली लेयर भी आपकी कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये प्रोटीन यहाँ से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें आपका क्या प्रेजेंट है, इसमें आपका एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, और ये एल्ब्यूमिन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज जब नेगेटिव चार्ज से मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे रिपेल करेगा, जिसकी वजह से जो ये आपका प्लाज्मा है जो ब्लड में, ये यहाँ से यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो अंदर वाली लेयर है ना, इसको तो आप बोलते हो विसरल लेयर। क्या बोलते हो, विसरल लेयर, बोमेंस कैप्सूल की।
और जो ये बाहर वाली लेयर है ना, इसको आप बोलते हो पेराइटल लेयर, और जो ये स्पेस है ना, इसको आप बोलते हो बोमेंस स्पेस। क्या बोलते हो? बोमेंस स्पेस। ठीक है, तो यहाँ का हमेशा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है, और क्वेश्चन का आंसर था हमारा एल्ब्यूमिन की वजह से आपका प्लाज्मा जो है यहाँ से लीक नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। तो एक बार हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मेन एक्चुअली जो है आपका जेजी अपरेटस जो है ये हमारा क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये जेजी सेल्स होता है, ठीक है, जो आपका जेजी सेल्स होता है, इस जेजी सेल के अंदर येलो ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपकी 3 सेल्स होती है, ठीक है। ये आपकी आफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, ये आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल है, और इस आफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। अब ये चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे आपकी 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सेल जो है, सबसे पहली जो सेल है, ब्लू कलर ले लेती हूँ, ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, इसमें आपकी जो ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें क्या होती है आपके ग्लोमेरुलस के अंदर, है ना, ग्लोमेरुलस के अंदर, इसको हम, इन सेल्स को हम बोलते हैं मैसेंजियल सेल्स। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मैसेंजियल सेल्स। क्या बोलते हैं? मैसेंजियल सेल्स। ठीक है, अब ये जो मैसेंजियल सेल्स होती हैं, ये काम करती हैं एक तरह से मैक्रोफेजेस का। जैसे कि मान लो ब्रेन के अंदर कुछ मैसेंजियल, ब्रेन के अंदर हमारी माइक्रोग्लाइल सेल्स होती है जो मैक्रोफेजेस का काम करती है। लीवर में हमारे कुछ जो है मैक्रोफेजेस होती हैं, जैसे कि कफर सेल्स, है ना। लंग्स में डस्ट सेल्स होती हैं, आपकी स्किन में लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, और आपकी किडनी के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं? मैसेंजियल सेल्स होती हैं, जो क्या करती है, इसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं इस मैसेंजियल सेल्स का। एक तो ये किसका काम करती हैं? एक तो ये मैक्रोफेजेस का काम करेंगी, है ना, एनगल्फ कर लेंगे दूसरे पार्टिकल्स को। दूसरा ये यहाँ के सरफेस एरिया पे काम करती है। किस पे काम करेंगे? दूसरा ये यहाँ के सरफेस एरिया पे काम करेंगी। ठीक है, तो जब भी ये मैसेंजियल सेल्स रिलैक्स होंगी तो ये इस सरफेस एरिया को क्या कर देती है? ग्लोमेरुलस का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा देंगी। अगर ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अगर ये मैसेंजियल सेल्स, तो ये आपका ग्लोमेरुलस भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब यहाँ से जो सरफेस एरिया जब भी बढ़ेगा तो आपका GFR रेट बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। और जब भी ये मैसेंजियल सेल्स क्या करती हैं? रिलैक्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, तो ये आपका ग्लोमेरुलस भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और वहां से GFR रेट कम होगा। मतलब देखो ये क्या कर रही है, ये मैसेंजियल सेल्स आपके GFR रेट को रेगुलेट कर रही है, जो कि आपके जेजी अपरेटस का एक पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? जेजी अपरेटस का पार्ट होता है। तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने क्या काम किया? मैसेंजियल सेल्स ने मैक्रोफेजेस का काम किया। दूसरा इन्होंने क्या किया? यहाँ से सरफेस एरिया को मेंटेन करके रखा। तो आप अपनी कॉपी में जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सबसे ऊपर मैसेंजियल सेल्स, फिर देखना यहाँ पे ऐसे डालना, रिलैक्स अगर हो जाती है तो वहां पे जो है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, GFR बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ लिखना कि जब भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो आपका GFR कम होगा, जब भी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो आपका ग्लोमेरुलस कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और GFR कम हो जाएगा। तो ये हो गया पहली बात। अब मैं अगर यहाँ पे एक सेल और होती है, हमारी स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो आपके आफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, यहाँ पे इसके पास होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी। ये वाली जो सेल्स होती है इनको हम बोलते हैं क्या? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मैसेंजियल सेल्स। क्या होती हैं? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मैसेंजियल सेल्स। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मैसेंजियल सेल्स क्या देखती हैं कि यहाँ से जो रीनल फ्लो आ रहा है उसको ये मेंटेन करके रखती हैं। और दूसरा ये क्या करती हैं? दूसरा ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करवाती हैं। ये सेल क्या रिलीज करवाती हैं? आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करवाती है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? वेजो डायलेटेशन करता है। क्या करता है? वेजो डायलेटेशन करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें पता हो गया, ये भी आपके जेजी अपरेटस का पार्ट होता है। गुड इवनिंग बेटा सीमा। ठीक है, तो ये भी आपके जेजी अपरेटस का पार्ट हो गया। अब एक तीसरी चीज आती है जो ये आपकी आफरेंट आर्ट्रियोल है। ठीक है, जो ये आपकी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये आपकी आफरेंट आर्ट्रियोल है, इन आफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर भी कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनको हमने क्या बोला था? जिनको हमने बोला था जेजी सेल। क्या बोला था? जेजी सेल बोला था। लेकिन ये जेजी सेल क्या करता है? ये आपका रेनिन सिक्रीट करता है। ठीक है, जैसे ही आपके एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मैसेंजियल सेल को पता चलता है कि यहाँ से जो है BP कम हो रहा है, पानी ज़्यादा आ रहा है, रीनल ब्लड फ्लो कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये मैसेज देता है जेजी सेल को। वहाँ से रेनिन सिक्रीट होना शुरू होता है, किसके लिए? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। एक लास्ट सेल जो आपकी कहाँ होती है? एक DCT में होती है। ठीक है, जो आपकी लास्ट सेल है जो DCT में होती है, ये आपकी कौन सी होती है? इनको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? DCT में। कौन सी सेल्स होती हैं? दैट इज नोन एज मैक्यूला डेंसा सेल। ये
ये जो मैक्यूला डेंसा सेल्स है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये दो काम करती हैं, एक तो आपकी सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन को कि कितना सोडियम रखना है और कितना सोडियम बाहर भेजना है उसका ध्यान ये रखेगी, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान ये रखेगी। दूसरा ये रीनल के ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करके रखती है। क्या रखती है? रीनल ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करके रखती है। जैसे ही डीसीटी से मान लो किडनी ने क्या किया, मान लो किडनी ने फिल्टर कर दिया, सोडियम फिल्टर कर दिया, सोडियम पीसीटी में आया, फिर लूप ऑफ हेनले में आया, फिर डीसीटी में आया, और जैसे ही वो यूरिन में जाने वाला था, है ना, जैसे ही सोडियम यूरिन में जाने वाला था, इसको पता चल गया मैक्यूला डेंसा को, भाई मेरा यूरिन जो है वो क्या हो रहा है, वो जा रहा है यूरिन में, है ना, लॉस हो रहा है यूरिन का। तो ये फटाफट से क्या करेगी, वो फटाफट से रेनिन को क्या कर देगी, मैसेज भेज देगी, या फिर रेनिन जैसे बीपी लो होता है वैसे ही रेनिन इसको बोल देता है, और जैसे ही बीपी लो होता है रेनिन ने मैसेज दिया मैक्यूला डेंसा को, और मैक्यूला डेंसा क्या करवाना शुरू कर देती है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये सारे की सारी जो सेल्स मैंने अभी आपको बताई है, ये सारी की सारी सेल्स हैं आपके जेजी एपरेटस की। ठीक है, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर ये सारी सेल्स आती हैं जो मैंने आपको बताई। होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए समझ आ गया, चलिए अच्छी बात है यहाँ पे अगर समझ में आ गई है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है नेक्स्ट, अब ये जो है मैंने सेम वैसे जो है मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई थी, देखिए यहाँ पे वही स्ट्रक्चर सेम है। ये आपकी पोडोसाइट सेल्स है जो मैंने आपको बताई थी, जो पोडोसाइट सेल का काम करती है, जो हमारे कहाँ पे होती है, जो हमारे इफरेंट आर्ट्रियोल्स और आफ्रेंट आर्ट्रियोल के बाद होती है। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जिसके अंदर आपकी मैक्यूला डेंसा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये सारी की सारी मैंने बता चुकी हूँ। यहाँ पे ये पेराइटल सेल्स है, ये ब्रश बॉर्डर है पीसीटी का, और ये बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाई थी वो सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है इसमें मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, तो किसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करती हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये जो आपका नेफ्रॉन है ना, इसको हम एक तो बोलते हैं रीनल कॉर्पसल्स, क्या बोलते हैं यहाँ पे, रीनल कॉर्पसल्स, और दूसरा क्या होता है, रीनल कॉर्पसल्स के साथ साथ दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल। तो ये जो आपका रीनल ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर भी आपके 3 ट्यूब है जो मेन है, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, पीसीटी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, और डीसीटी की बात करते हैं, और अपने कलेक्टिंग डक्ट्स की बात करते हैं। लेकिन जो आपका रीनल कॉर्पसल्स होता है इसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस आएगा, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, ये जो पार्ट होता है आपका बोमेंस कैप्सूल, और ये आपकी होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो जो भी आपके क्या होते हैं, सिक्रीशंस और रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, वो सारी की सारी आपकी रीनल ट्यूब्यूल के अंदर होती है। ठीक है, तो आपके ब्लड से जो नेफ्रॉन में जाएगा वो सिक्रीशन, और जो आपके नेफ्रॉन से वापस ब्लड में आ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन हम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।